दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार, महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कल आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कमेंट करके। आज आप लोगों के सवालों का जवाब लेकर आए हैं। आप लोगों के सवालों का जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा आगे चल करके। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा कल की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कहीं बारिश तो कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आज बुधवार को बिहार के 12 जिलों में बारिश होने के आसार हैं, जहां वहीं उत्तर से दक्षिण बिहार में तापमान बढ़ेगा। बिहार का औसतन तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग पटना की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में आज बारिश के आसार हैं उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका जिला शामिल है। सोमवार और मंगलवार को 10 जिलों में बारिश हुई है, जहां सबसे अधिक अररिया जिले के फारबिसगंज में 115 मिलीमीटर और सुपौल की वीरपुर में 89 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा और बांका में हल्की वर्षा हुई है और काले बादल छाए रहे। आज बुधवार को बिहार के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जहां दक्षिण पश्चिमी भाग के बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में 38 से 40 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। बाकी अन्य जिलों में औसत 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण सरकार की अदालत में यानी कि पंचायत में कभी कभी ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं जो कि विवाद का कारण बन जाते हैं। जब बिहार के छपरा जिले में भी पंचायत ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया है। यहाँ एक गांव में जाति विशिष्ट टिप्पणी करना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। इससे नाराज ग्रामीण अदालत के जजों ने यानी कि पंचों ने सिर पर जूता रख करके माफी मांगने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। यह सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल हो रही तस्वीर छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के मिठेपुर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां बिहार की राजनीति से जुड़े एक खास जाति को लेकर के लड़कों ने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कि उस जाति के लोगों को पसंद नहीं आई और भरी पंचायत में उन्हें सजा के तौर पर सिर पर जूता रख करके ये कहने के लिए कहा गया है कि वे उस विशेष जाति को लेकर के कभी कुछ नहीं कहेंगे। समाज के डर से उन्हें पंचायत का तुगलकी फरमान मानते हुए सिर पर जूता रख करके माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों बात करते हैं कि कहते हैं कि यदि सच्ची लगन हो तो फिर तमाम असुविधाओं के बाद भी सफलता आपके कदम चूमती है। यह गुदरी के लाल विशाल कुमार ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। मजदूर पिता के बेटे विशाल कुमार ने देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। जब मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में स्थित मकसूदपुर गाँव के रहने वाले विशाल ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में 484वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दूं कि विशाल के पिता मजदूरी करते थे, उनकी मौत हो चुकी है। जब पिता का सिर से साया उठा तो फिर विशाल और उनके भाई का लालन पालन करने के लिए मां रीना देवी ने काफी संघर्ष किया, बकरी और भैंस पालना शुरू किया। इससे परिवार का खर्च चलता था और बेटों की पढ़ाई भी। माँ ने अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया है कि उनके पिता नहीं है। माँ रीना देवी का कहना है कि बेटे ने बहुत संघर्ष किया है, जिसके कारण आज उसे ये सफलता मिल सकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ठेकेदार की गोली मार करके हत्या कर दी है। इस घटना से इलाके में हरकंप मचा हुआ है। जहां घटना पीरो थाना क्षेत्र के हसन बाजार की है, जहां ठेकेदार अपना घर बनवा रहे थे, तभी मंगलवार की सुबह बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। मृतक की पहचान पीरो थाना क्षेत्र के हसन बाजार के पंचना गाँव निवासी नमी सिंह के 65 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। जब मृतक के परिजनों ने बताया है कि ठेकेदार के अलावा वे गांव में खेती किया करते थे। मंगलवार की सुबह गांव में स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास खेत में घर बनवा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया
कोरोना महामारी की चपेट में हैं, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। जब कोरोना के कारण लाखों बच्चे अनाथ भी हुए हैं। इस महामारी के चलते बच्चों ने अपने माता पिता और फिर परिवार वालों को खो दिया है। ऐसे बच्चे की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत सभी को 10-10 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। कोरोना महामारी के कारण जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये राशि 23 वर्ष की आयु तक के बच्चों को दी जाएगी। इसमें बच्चों के समुचित देखभाल, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने, उनकी समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री की ओर से 10-10 लाख की राशि बच्चों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत सोमवार 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर की श्वेता कुमारी सहित 5 अन्य बच्चों को अनुदान राशि प्रदान की है। दोस्तों, बात करते हैं कि पत्नी रंजीता रंजन को कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की टिकट मिलने के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर से RJD और लालू परिवार को लेकर के बेहद आक्रामक नजर आए। जब उन्होंने लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कारण शहाबुद्दीन का पूरा परिवार आज पूरी तरीके से हाशिए पर चला गया है। जब पहले उन्होंने शहाबुद्दीन का इस्तेमाल करके छोड़ दिया, स्थिति यही कि मरने के बाद भी उन्हें अपने घर की जमीन भी नसीब नहीं हुई है और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मतलब निकल गया तो अब पहचानते भी नहीं है। जब कटिहार में कुछ दिन पहले हुए एक युवती से गैंग रेप और फिर उसकी हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा है कि आज जो हालात है उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। कटिहार में पप्पू यादव राज्यसभा में उम्मीदवारों को लेकर के राजद पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि RJD को अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा नेता दिखता ही नहीं है। कटिहार में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद करने के लिए कटिहार पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि आज स्थिति यह है कि बिहार में किसी बेटी के साथ गलत होने पर न्याय पाने के लिए पहले किस जाति, किस धर्म, किस मजहब, बलात्कार किसने किया, बलात्कार किसका हुआ, मर्डर किसका हुआ, मर्डर किसने किया, जाति कौन है, धर्म कौन है, मर्डर करने वाला किस जाति का है। अब बेटी और आम आदमी को बचाने के लिए जाति और धर्म मजहब में उलझ चुकी है। यह आज न्याय की बात करना बेईमानी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि कटिहार की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ हर दिन हत्याएं हो रही है। यहाँ के बॉर्डर पर सलमारी का झलक इसमें का धंधा फल फूल रहा है। यहाँ 90% युवा इस धंधे से जुड़े हैं। स्थिति बहुत ही खराब है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि UPSC में बिहार के छात्रों का जलवा फिर से दिखा है। जब कई छात्रों ने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर लिया, तो फिर वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी कम संसाधन में रिजल्ट लाया है। इधर बिहार के छपरा की रहने वाली दिव्या शक्ति की कहानी अलग है। जब दिव्या शक्ति अभी IPS की ट्रेनिंग ही ले रही है कि उसका चयन इस बार IAS के लिए हो गया है। जब छपरा के जलालपुर प्रखंड की कोठैया की दिव्या ने इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 58वां रैंक हासिल किया है। इसके पहले साल 2019 में भी दिव्या ने 79वां रैंक हासिल किया था। इसके बाद वे IPS की ट्रेनिंग लेने के लिए हैदराबाद चली गई। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह की बेटी दिव्या शक्ति ने 10वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर से की है। यह इंटर की पढ़ाई DPS बोकारो से हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ भले ही तेजी से बढ़ा हो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाएं पहले से काफ़ी कम हुई है। इसमें कई घटनाएं जैसे रेप, छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना शामिल है। साल 2021 के पहले 3 महीने से इस साल के जनवरी, फरवरी और मार्च की तुलना करें तो फिर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कमी आई है। जब पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें साल 2021 के पहले 3 महीने में रेप के मामले में 357 थे, जबकि 2022 के इसी दौरान 317 घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। जब पिछले साल की तुलना में इसमें 11% की कमी आई है। छेड़खानी की घटनाओं में 34% की कमी दर्ज की गई है। जब पिछले साल जनवरी, फरवरी और मार्च में छेड़खानी की 140 घटनाएं सामने आई थी, जो इस साल की तिमाही में 92 है। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले भी 10% तक कम हुए हैं। जब साल 2021 की शुरुआती 3 महीने में दहेज प्रताड़ना 846 थे, जो 2022 में 761 है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने वैशाली में कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। जहां प्रशांत किशोर ने जन सूरज यात्रा के तहत सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के कारण उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है। हाथ जोड़कर के लोगों के सामने कहा है कि अब फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। प्रशांत किशोर ने अपने बारे में बताया है कि अब
तक उन्होंने एक ही चुनाव हारा है, जब वो यूपी विधानसभा चुनाव, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2011 से 2021 तक वे 11 चुनाव से जुड़े रहे, जिसमें से एक ही चुनाव हारे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो खुद सुधरती नहीं है और हमको भी डुबो देगी। जब बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2021 में बीजेपी से शर्त लगी थी कि कौन जीतेगा, मैंने कहा था कि हारेगा नहीं, 100 से नीचे रोक दूंगा, मात्र 77 पर ही रोक दिया था। जहां ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जब मेरी बात सही हो गई तो फिर सोचा कि इस फीड में बहुत हो गया, जहां अब कुछ नया करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया के फॉरबिसगंज की खवासपुर के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक श्यामलाल भगत के पुत्र कुमार शानू ने अपने दूसरे प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किया है और ऑल इंडिया सामान्य कोटि में 505वां रैंक लाया है। इसकी इस उपलब्धि से घर पर माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पिता श्यामलाल भगत और मां मीरा देवी हर आने जाने वालों को मिठाई खिला करके स्वागत कर रहे हैं। कुमार शानू की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के देखरेख में गाँव में होने के बाद वर्ग 6 से 10 तक की पढ़ाई अररिया जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है और 2009 में मैट्रिक पास होने के बाद 2011 में मिथिला पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है। 2012 में आईआईटी दिल्ली क्वालिफाई करने के बाद 2012-16-17 में बीटेक और 2017 में एमटेक पास किया। दोस्तों बात करते हैं कि सऊदी अरब में बिहार के अलग अलग गांवों से नौकरी करने गए दर्जन भर से ज़्यादा युवक एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। जब धोखे का शिकार होने के बाद सभी सऊदी के रियाद में फंसे हैं। जब करीब 2 महीने से विदेश में फंसे इन युवकों में से दरभंगा जिला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा निवासी सफ़ी आलम ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति से अवगत कराया है। जब वीडियो कॉल करके भी कई लोगों को एजेंट की कार्यशैली से अवगत कराया है। जहाँ सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष शमशाद अहमद खान ने कहा कि इस तरह की सूचना मिली है, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जब थाने में यदि कोई शिकायत दर्ज कराता है तो फिर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब विदेश में फंसे बेरोजगार युवकों में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर शहर और ग्रामीण इलाके के हैं। पीड़ित सफ़ी आलम ने बताया है कि सिमरी थाना क्षेत्र के बस्तवारा निवासी इल्तिजा अंसारी ने मुंबई में स्थित अपने ऑफिस के माध्यम से 1.5 लाख रुपए लेकर के सऊदी अरब रोजगार के लिए भेजा। जहाँ स्थानीय युवक 4, 5 और 26 अप्रैल को मुंबई एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से सऊदी के लिए रवाना हुए थे। एजेंट द्वारा एग्रीमेंट किया गया था कि सऊदी अरब के निर्माण कंपनी में कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और लेबर का काम दिलाएंगे। जब मुंबई से सऊदी पहुंचने के बाद ना कोई रहने का ठिकाना मिला, ना कोई रोजगार दिया गया। कंपनी में काम होने की झूठी बात बोल करके एजेंट ने मोटी रकम की ठगी कर ली है। सऊदी अरब के रियाद शहर के अजलिया 2 समेसी में फंसे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यह भारत वापस बुलाने की मांग की है। यह फंसे लोगों में इंद्रजीत कुमार सहित कई इल्तिजा अंसारी एजेंट के गांव बस्तवारा के निवासी हैं। जब लोगों ने वीडियो जारी करके कहा कि कंपनी ने निकाल बाहर कर दिया है, सभी सामान के साथ सड़क पर बैठे हैं। अब हम लोगों का दिन और रात सड़क पर ही गुजर रही है। दोस्तों वक्त हो चला है आप लोगों के सवालों का जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं सुरखब राजा जी से। ये लिखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं, और ऑनलाइन होता है तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सुरखब जी, पीएम किसान योजना में ऑनलाइन हो रहा है, आप जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन का रसीद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जाकर के पूछ लीजिएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद उबैदुल्लाह जी से। ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग फिरदौस भाई, मेरा कमेंट नहीं आया है। तो कौन सा कमेंट भाई बताइए। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद हसनैन खान जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई साहब, आप ज़रा मदरसा बोर्ड के बारे में भी जानकारी दीजिए। बिहार मदरसा बोर्ड में न्यू चेयरमैन कब आएगा और कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में कुछ खबर दीजिए। तो इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है, जब भी अपडेट आ जाएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला कमेंट लेते हैं सचिन कुमार कामती जी से। लिखते हैं कि सर नमस्कार, मेरा 500 रुपये का नोट बीच से फट गया है, मैं इस रुपये का क्या करूं, कृपया बताएं। तो आप जाके बैंक में बदल सकते हैं, बैंक वाला किसी भी बैंक में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बदल देगा आपको। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद नदीम जी से। लिखते हैं कि फिरदौस जी, आप अपना नंबर दीजिए मुझे आपसे संपर्क करने के लिए। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी सवाल है। अब अगला कमेंट लेते हैं जय कुमार मोदी मधेपुरा जी से। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग फिरदौस भाई जी, गुड मॉर्निंग। अब अगला कमेंट लेते हैं आज़ाद मियाँ जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करने वाले को 10,000 कब मिलेगा, तो अभी उसका कोई अपडेट नहीं आया है। अब अगला कमेंट लेते हैं राम दयाल कुमार जी से। लिखते हैं कि जिला समस्तीपुर, थाना दलहिन सराय से हम बोल रहे हैं।
मशीन की बारे में जानकारी चाहिए, नाम मंजू देवी, तो आपको सिलाई मशीन के बारे में जानकारी लेनी है तो केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ से जा करके आप आर्टिकल पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि वेबसाइट का नाम है www.kdbtv.com। इस वेबसाइट में जा करके आप फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया है। दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं, जो भी रह गए हैं बाकी रह गए हैं आगे चल करके इसी वीडियो में कवरेज किया जाएगा। तो चलते हैं डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जब बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों के लगभग 80,000 पदों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक खास बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद से बिहार की 9,000 नियोजन इकाइयों में आवेदन के लिए शिक्षक अभ्यर्थी को भाग दौड़ नहीं करना होगा, बल्कि उनके लिए विभाग ने आवेदन जमा करने की केंद्रीकृत व्यवस्था की है। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना है। फिर मिले आवेदनों को नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित नियोजन इकाइयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस बीच शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक नियोजन के अंतिम चरण में 48,000 खाली पड़े पदों की सूची 9,000 नियोजन इकाइयों में प्राप्त हुई है। इसलिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नए सिरे से सभी नियोजन इकाई और विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के खाली स्थानों को आकलन करने का आदेश दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट इस बार सामने आया तो फिर बिहार के भी कई छात्र छात्राओं ने इसमें अपनी जगह बनाई है। वहीं अमन की सफलता की कहानी भी रोचक है। सिविल सेवा की परीक्षा में 88वां अंक प्राप्त करने वाले अमन अग्रवाल 10वीं कक्षा तक के सिलीगुड़ी के एक निजी विद्यालय से हासिल किया है, जबकि 12वीं तक की शिक्षा दिल्ली के एक प्राइवेट विद्यालय से प्राप्त किया है। जहाँ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री हासिल की है। शहर के राजहटा निवासी दुर्गा अग्रवाल के पुत्र अमन अग्रवाल के बारे में उनके पिता ने बताया है कि साल 2021 से अमन ने स्नातक की परीक्षा पास की थी। बातचीत में उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि बगैर किसी कोचिंग के सहयोग से अमन सफलता हासिल की है। कटिहार का हर तबका अमन तथा उसके परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई दे रहा है। आपको बता दूं कि पिछले साल भी कटिहार जिले के कुम्हारा निवासी शिवम कुमार ने सिविल सेवा में ऑल इंडिया टॉपर बनकर के कटिहार जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की 22 राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, पर किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर कि एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल अगले महीने की शुरुआत में खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों ही मुस्लिम नेताओं में से किसी को बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है, जिसके चलते लोकसभा की तरह अब राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आएगा। मौजूदा समय में लोकसभा में बीजेपी से तो कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी से 3 मुस्लिम चेहरे एक साथ थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम। इनमें एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून 2022 को पूरा हो रहा है, तो फिर नकवी का 7 जुलाई को खत्म होगा, जबकि सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। जफर इस्लाम यूपी से 2 साल पहले उपचुनाव में चुन करके आए थे, जहाँ एमजे अकबर मध्य प्रदेश और मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा पहुंचे थे। बीजेपी के तीनों ही मुस्लिम राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा, जिसके चलते की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जब बीजेपी ने तीनों में से किसी भी मुस्लिम को राज्यसभा के लिए कैंडिडेट नहीं बनाया है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मुख्तार अब्बास नकवी के साथ खड़ी हो गई है। अगर नकवी दोबारा से सांसद नहीं पहुंचे तो फिर 6 महीने के अंदर उनके मंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कोई भी मुस्लिम जीत नहीं सका था। जब मौजूदा समय में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से महज 1 मुस्लिम सांसद हैं। यह बिहार के खगड़िया से महबूब अली कैसर, जहां एलजेपी के टिकट पर जीत करके सांसद बने थे, पर जेडीयू के टिकट पर लड़ने वाला कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन सका था। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस बार एक बार फिर से बिहारी छात्रों ने परचम लहराया है। टॉप 20 में बिहार के 3 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है, जबकि 50 से अधिक छात्रों ने पूरे बिहार में बाजी मारी है। यानी कि कहा जा सकता है कि बिहार के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर से अपना जलवा बरकरार रखा है।
आपको बता दूं कि जारी परिणाम में मधेपुरा के बिहारीगंज के अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान मिला है, जहां इसके अलावा मोतिहारी के नारायणपुर के रहने वाले शुभंकर प्रतिष्ठ पाठक को 11वां स्थान मिला है, जबकि मुंगेर की रहने वाली अंशु प्रिया को 16वां स्थान मिला है। वहीं पटना के बिस्कोमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष ने अपने पहले ही प्रयास में 23वें रैंक प्राप्त किया है। दोस्तों बात करते हैं कि शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए लोगों का डाटाबेस बनाने का काम अब शुरू हो गया है, जब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर भी शराबियों के नाम पते के साथ अन्य जानकारी अपलोड की जा रही है, जहाँ इस डाटाबेस की मदद से शराब पीकर के पकड़े गए लोगों की पहचान आसान होगी। इसमें यह भी पता चल जाएगा कि इस शख्स को पहली बार शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया है या फिर इससे पहले भी शराब पीने के जुर्म में पकड़ा जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयनित सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सफल अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ढेरों शुभकामनाएं, हम सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। जहाँ उन्होंने कहा कि जो सफल नहीं हुए हैं बिल्कुल भी मायूस ना हो, पुनः प्रयास से सफलता प्राप्त करके देश सेवा करें। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस बार फिर से बिहारी छात्रों ने परचम लहराया है। टॉप 20 में बिहार के 3 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है, जबकि 50 से अधिक छात्रों ने पूरे बिहार में बाजी मारी है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा से जब आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया तब सवाल उठने लगा था कि आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे, क्योंकि उनका जुलाई में कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, तो फिर इससे पहले वे इस्तीफा देंगे। जहां आरसीपी सिंह ने इस पर अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया है और कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री कौन रहेगा ये पीएम नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है। जहाँ राज्यसभा का मेरा कार्यकाल अभी बाकी है, जहाँ इसके बावजूद अगर पीएम नरेंद्र मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। इधर कल जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि आरसीपी सिंह केंद्रीय कैबिनेट में कब तक बने रहेंगे, तो इस पर सीएम नीतीश कुमार का सीधा बयान आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है, यह क्योंकि आरसीपी सिंह का कार्यकाल अभी बाकी है। यह नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसके बाद जानकार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस बयान के कई अर्थ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार के पास शायद आरसीपी सिंह के लिए कोई प्लान भी है, इस वजह से वे आरसीपी सिंह को अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहने वाले कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. येदियुरप्पा एक बार फिर से चर्चा में हैं, जहां उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज होगा, राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। यह इसमें शंका की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवा के प्रति सम्मान आज कल से शुरू नहीं हुआ है, हजारों साल से इसका सम्मान किया जाता रहा है। जी हाँ, कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे के.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि भगवा झंडा त्याग और बलिदान की निशानी है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भी तारीफ की है। येदियुरप्पा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस लोगों में बलिदान की भावनाओं को लाने के लिए सही भगवा ध्वज को सामने रख करके पूजा करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्र ध्वज है और तिरंगे को जो सम्मान देना चाहिए वह हम देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लावारिस पशुओं पर लगाम लगाने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है जो दूध देना बंद कर देने पर गायों को लावारिस छोड़ देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसे किसानों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि कसाई किसान के बीच अंतर है। हम किसानों का ध्यान रखेंगे लेकिन कसाईयों का नहीं। जिन किसानों ने अपने पशुओं को लावारिस छोड़ा है उनके खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को साल 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस पर कुल 13,554 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से 5 वित्त वर्षों में 40 लाख लोगों के लिए सतत रोजगार के अवसरों को पैदा करना होगा। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी कि 5 साल के लिए 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है। पीएमईजीपी
जीपीपी का लक्ष्य देश भर के किसानों को गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना है। इस योजना की समय सीमा बढ़ाने के साथ इसमें कुछ और संशोधित भी किए गए हैं। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट को मौजूदा 25 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए किया गया है, जहाँ वहीं सर्विस यूनिट्स के लिए इसे 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्यों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का पुरोधा बोला जाता है। इसकी मिसाल देखने को मिली जब उन्होंने दलित समाज से आने वाली सामान्य सी महिला को विधान परिषद का प्रत्याशी बना दिया। इस दलित महिला का नाम मुन्नी रजक है, जो कि नालंदा के बख्तियारपुर की रहने वाली है। मुन्नी रजक पटना में कपड़े धोने का काम करती है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौर में मुन्नी देवी के पास स्वयं का मोबाइल फोन भी नहीं है। एमएलसी प्रत्याशी बताती है कि जब उन्हें पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से खबर आई तथा उन्हें घर के भीतर बुलाया गया तो वे बहुत डर गई। जब मुन्नी देवी कहती हैं कि उनके डर का कारण दरअसल ये था कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें डांटने के लिए राबड़ी आवास के भीतर बुलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। मुन्नी देवी जैसे ही राबड़ी आवास के भीतर गई तो फिर उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल घर के भीतर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा उनके बड़े भाई और एमएलए तेज प्रताप यादव मौजूद थे। जब उन्होंने मुन्नी देवी से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के ओर से वे एमएलसी के प्रत्याशी घोषित की गई है। मुन्नी देवी ने एमएलसी प्रत्याशी का टिकट पाने के बाद मीडिया से कहा कि लालू परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद। जब मुझे राबड़ी देवी के आवास से बुलाया गया था तो फिर मैं डर गई थी तथा मुझे टांग कर सब लोग वहां ले गए, लेकिन सभी ने एक गरीब कपड़े धोने वाली को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। दिलचस्प है कि मुन्नी देवी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की एक सामान्य सी कार्यकर्ता है। दोस्तों बात करते हैं कि सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जहां वही बिहार के नवादा जिले के आलोक रंजन ने यूपीएससी की परीक्षा में 346 रैंक हासिल करके गांव ही नहीं बल्कि नवादा जिले का गौरव बढ़ाया है। जहां आलोक की सफलता के बाद परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जहां परिवार वालों के साथ साथ ग्रामीणों की खुशी भी देखने को मिली थी। जहां उन्होंने बाजे गाजे के साथ जुलूस निकाल करके देवी देवताओं की पूजा के साथ मिठाइयाँ बांटी। नवादा के रोह प्रखंड के गोडीहारी गांव के शिक्षक नरेश यादव और शिक्षिका सुशीला देवी के पुत्र आलोक रंजन को 7वें प्रयास में यह सफलता मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं, जिसकी वजह उनकी पत्नी रंजीता रंजन को कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट मिलना है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का आने वाले दिनों में कांग्रेस में विलय हो सकता है। यह बिहार के पूर्णिया में अपने आवास पर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते थकते नहीं रहे। इसकी बड़ी वजह उनकी पत्नी रंजीता रंजन को कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना है। पप्पू यादव ने अभी इशारा किया है कि वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय ले सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय कर सकती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी पत्नी रंजीता रंजन को राज्यसभा के उम्मीदवार बनाने के बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस की बड़ाई करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलित और पिछड़े पर ध्यान देते हुए उनकी पत्नी रंजीता रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जब कांग्रेस के विश्वास पर वे खरे उतरेंगे। वही पप्पू यादव से पूछे जाने पर कि आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में मिल तो नहीं जाएगी, जिस पर पप्पू यादव ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 4 जून को पटना में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। उनके बयान से साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत की है। जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बांका से भी संवाद स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े और उनसे बातचीत की। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजकों के प्रतिभागियों को संबोधित किया और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से इस कार्यक्रम
कार्यक्रम से जुड़े गरीब कल्याण योजना से लाभान्वित हुए लाभुकों से उन्होंने संवाद किया। बांका की महिला से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी पूछा। दरअसल बिहार के बांका जिले के लाभुकों का इसके लिए चयन किया गया था पहले से ही। इस कार्यक्रम में खास करके 13 योजनाओं पर फोकस रहा। प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वच्छता भारत मिशन, ग्रामीण और शहरी जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जिला के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने बातें की है। आयुष भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जिला के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें की है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के मीठापुर फ्लाईओवर रोटरी से खगोल फुलवारी शरीफ के लिए नई लेन बन चुकी है। इस लेन का उद्घाटन 4 जून को होने की संभावना है। इस लेन के चालू हो जाने के बाद कंकड़बाग, करबेगिया और बेली रोड से बुद्ध मार्ग लेन से सीधे खगोल फुलवारी शरीफ जा सकते हैं। फिलहाल मीठापुर रोटरी से बुद्ध मार्ग, आर ब्लॉक और चिड़िया टार्ग एग्जीबिशन रोड का संपर्क फ्लाईओवर से था। इस नई लेन के चालू हो जाने के बाद आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर गाड़ियों का दबाव काफ़ी कम हो जाएगा। बेली रोड से सीधे मीठापुर फ्लाईओवर से खगोल फुलवारी शरीफ और अनिशाबाद की ओर जा सकते हैं। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। यह दूरी कम होने के साथ ही समय बचेगा। आपको बता दूं कि इस लेन का निर्माण कार्य पिछले 1.5 साल से चल रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई की धरती में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोदाई के लिए सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद अब तेल भंडार को लेकर के खोज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब बिहार सरकार ने समस्तीपुर और बक्सर जिलों में गंगा किनारे तेल भंडार की उपस्थिति का आकलन करने को खोज अन्वेषण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विषय में बिहार के अपर मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बमराह ने कहा है कि ONGC लिमिटेड ने तेल की खोज और उत्पादन के लिए VGONHP समस्तीपुर और GVONHP 2021 बक्सर के लिए ओपन एरिया लाइसेंस पॉलिसी के तहत PEL प्रदान किए जाने के लिए आवेदन किया है। हरजोत कौर ने कहा है कि समस्तीपुर के क्षेत्र मेत्र और गंगा बेसिन में बक्सर में तेल भंडार की स्थिति आकलन करने के लिए खोज की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार के खान और भूतत्व विभाग ने दोनों जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को पहले ही अवगत करा दिया है। इसके लिए जल्द ही अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों बात करते हैं कि अवैध संबंध का अंजाम इतना बुरा हो सकता है कि इसका ताज़ा उदाहरण बिहार के जमुई जिले से सामने आया है, जहां 3 बच्चों के पिता और उसकी प्रेमिका को ग्रामीणों ने खंबे से बांध करके काफ़ी मारा पीटा। जहां दोनों को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा था। हालांकि पुलिस के दखलंदाजी के बाद दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया गया। मामला बिहार के जमुई जिला के सिमुलतला इलाके का है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर दोनों को बिजली के खंबे से बांध करके जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी युवक ने घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया है। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच लंबे समय से संबंध था। जहाँ कई साल से दोनों छुप छुप करके मिलते थे। हमेशा की तरह रविवार रात को भी प्रेमी सद्दाम अंसारी महिला को से मुलाकात करने सलखोडिया गाँव प्रेमिका के घर पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीण वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों को बिजली के पोल से बांध करके पिटाई शुरू कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि किसी बच्चे के कम या फिर ज़्यादा रोने में उसके देश का भी रोल होता है। शायद आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नई रिसर्च में ये साबित भी हुआ है। यानी कि देश के बदलने पर बच्चे के रोने का पैटर्न भी बदल जाता है। यह तुर्की और इटली के बच्चे रोने के मामले में सबसे आगे हैं। जब ये दावा डेनमार्क की अरहुम यूनिवर्सिटी की रिसर्च में किया गया है। जब 7580 नवजात बच्चों पर हुए रिसर्च कहती है कि रोना भी बच्चे के विकास का एक हिस्सा है। रिसर्चकर्ता अर्नॉट क्वेंटिन के मुताबिक अगर कोई नवजात बच्चा एक दिन में 3 घंटे से अधिक रोता है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा रोने वाला माना जाता है। जन्म के बाद अगले 6 हफ्ते तक 17 से 25% बच्चे इस तरीके से रोते हैं। जहाँ रिसर्चकर्ताओं ने 17 देशों में 7580 नवजात बच्चों पर रिसर्च की है। इनमें 1 हफ्ते से लेकर के 52 हफ्ते तक के बच्चे शामिल थे। रिसर्च के दौरान 12 महीने तक इसके रोने के पैटर्नों को समझाया गया। रिसर्च में सामने आया है कि जन्म के बाद अगले 6 महीने तक
बच्चों में रोने का क्रम जारी रहता है। या लड़का हो या फिर लड़की, रोने का पैटर्न दोनों में बराबर रहा। रिसर्च कहते हैं कि देश के बदलने पर बच्चे के रोने का पैटर्न भी बदल जाता है। जहाँ अलग अलग देशों में रोने की आदत भी अलग अलग होती है। जहाँ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा के मुकाबले भारत, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया के नवजात कम रोते हैं, यानी कि अपने देश के बच्चे, भारत के बच्चे कम रोते हैं। यह रिसर्च में यह साबित हुआ है कि भारत के 1 से 38 हफ्ते के बच्चे रोजाना 13 से 27 मिनट तक ही रोते हैं। वहीं इटली के बच्चे 148 मिनट तक रोते हैं। यह रोने के मामले में सबसे अव्वल है तुर्की के बच्चे, ये रोजाना 190 मिनट तक रोते हैं। वहीं अमेरिका में नवजात बच्चे 89 से 113 मिनट तक और यूके में 50 से 121 मिनट तक रोते हैं। अब समझते हैं कि आखिर बच्चे रोते क्यों हैं। तो डेनमार्क की आरहुस यूनिवर्सिटी की रिसर्चकर्ता क्रिश्चियन पार्सन का कहना है कि बच्चे रोकर अपने पेरेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जहाँ उनके रोने पर पेरेंट्स प्रतिक्रिया देते हैं, जहाँ इस तरह बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। जहाँ वे कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए रोना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ये उसके शारीरिक और मानसिक विकास का एक अहम हिस्सा होता है। इससे पहले हुई रिसर्च में ये बात सामने आया है कि नवजात जन्म से लेकर के अगले 6 हफ्ते तक बहुत रोते हैं। जहाँ 12वें हफ्ते के बाद इनके रोने में कमी आती है, जहाँ इसके बाद ये रोना काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। डेनमार्क के रिसर्चकर्ताओं के रिसर्च में इस बारे में विस्तार से बातें बताई गई है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आप लोगों के सवाल का और मेरे जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं मोहम्मद साकिर जी से, एमडी साकिर जी से। ये लिखते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद साकिर, मोटरसाइकिल और घर है, तो क्या राशन कार्ड रद्द हो जाएगा? तो मोहम्मद साकिर जी, जी हाँ, सरकार के नए नियम के मुताबिक जिसके पास मोटरसाइकिल और पक्के मकान है उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जिसकी भी आमदनी कम से कम 10,000 रुपये है और 10,000 से ऊपर है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं जैनब महफूज जी से। ये लिखते हैं कि एसएससी का रिजल्ट कब निकलेगा, प्लीज़ बताइए। तो इसके बारे में भी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं शुभम राज जी से। लिखते हैं कि सीएम नीतीश कुमार से मिलना है तो कैसे मिलेंगे, थोड़ा बताइए। तो इसके लिए आपको जनता दरबार की वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना होगा। अप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर आपको बुलावा आ जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं हीरो आलम जी से। लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, मैं किशनगंज से हूँ। वृद्धा पेंशन क्यों रुका हुआ है, 2 महीने से नहीं आया है, इसका जवाब कल देना, मैं शाहजहां, जवाब जरूर देना। तो इसके लिए अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि सरकार इस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। हाँ, ये है कि आपको पैसा जरूर मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। अब अगला कमेंट लेते हैं राजीव रंजन कारे जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा घर खगड़िया जिला, गांव सकरोहर, थाना बेलदौर का निवासी हूं। मेरे गांव का एक लड़का ने मेरा ही ज़मीन रजिस्टर करवा लिया है। मैंने थाने में आवेदन दिया हूं, उसके बाद वह लड़की ने मुझे घर पर आकर के धमकी देता है, बार बार बोलता है जिसको जो करना है कर लो, मुझे किसी का डर नहीं है, पुलिस सब हमारे मुट्ठी में रहता है। सर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए सर, क्या ज़िंदगी में रहना है या नहीं रहना है? पुलिस थाने ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, हमको बताइए हम क्या करें। तो राजीव रंजन जी, कोई भी आपका ज़मीन नहीं ले सकता है क्योंकि ज़मीन अगर आपके नाम से है और कागजात, सारे कागजात आपके पास मौजूद है तो फिर कोई भी आपका ज़मीन रजिस्टर नहीं कर सकता है। अगर आपका ज़मीन कोई रजिस्टर्ड कर लेता है तो फिर ये गैर कानूनी है। आप जाकर के अपने थाने में, जनता दरबार में जाइए और वहाँ जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन भी लिख करके दीजिए। अब अगला कमेंट लेते हैं मोजिबुल अंसारी जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा राशन कार्ड पूरे परिवार का साथ में है और जनगणना से पहले इसको अलग करना है, कैसे अलग करें? तो इसके लिए आपको जन वितरण कार्यालय में जाना होगा, वहाँ जाकर के आप आवेदन दीजिए और राशन कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, वहाँ जाकर के आप अलग राशन कार्ड बना सकते हैं अगर आपकी शादी हो चुकी है तो। अब अगला कमेंट लेते हैं, ये लिखते हैं डीएम मुजफ्फर जी। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, मेरा नाम मुजफ्फर है, मैं रोज़ कमेंट कर रहा हूँ, मेरा मैसेज अब तक नहीं पहुँच रहा है। जी पहुँच गया। और साथ में ये लिखा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ नुकसान कर रहा है उसको कैसे हटाया जाए। मतलब कि हमारे घर के पास एक पेड़ है, उस पेड़ को हटाना है और वो पेड़ दूसरे का है, तो कैसे हटाया जाए, उसको काटने से मना कर रहा है वो। तो डीएम मुजफ्फर जी, आपको बता दें कि वो पेड़ जिस ज़मीन पर है उस ज़मीन किसका है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ज़मीन है तो फिर आप काट सकते हैं, ज़मीन दूसरे का है, पेड़ भी दूसरे का है, तो फिर आप नहीं काट सकते हैं बिना उसकी इजाज़त के। अब अगला कमेंट लेते हैं संजीत बिंद जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई सहारा इंडिया का पैसा कब आएगा? तो संजीत जी, अभी सहारा इंडिया का केस चल रहा है, सहारा इंडिया के मालिक पर, सुब्रत राय पर। केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। केस की जब सुनवाई हो जाएगी और बाकी फैसला आ जाएगा तब फिर बताया जाएगा कि आपका पैसा कब आएगा, नहीं आएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं शौकत मुमताज़ जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस गनी भाई, नवोदय का रिजल्ट कब तक होगा, कुछ अपडेट है? पहले भी पूछता था लेकिन आप जवाब नहीं दिए। आप ये पहल बहुत अच्छा किए हैं। शौकत मुमताज़ बहादुरगंज। तो शौकत जी, इसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
दोस्तों आज के सवालों का जवाब का सिलसिला यहीं तक। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आज की वीडियो में इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब कल की वीडियो में पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।